जिस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी सी उसकी नॉलेज ले ले, या प्रोडक्ट कौन कौन से हैं या फिर उसका रेंज क्या क्या है, तो हमें हम थोड़ा ठीक हो जाता है। समझ लेते हैं। ऑल दो हम सभी जानते हैं एक्साइड के बारे में, ये कंपनी एक बैटरी के बिजनेस में है। बैटरी क्या बनाती भी है, डिजाइन भी करती है, उसको मार्केट भी करती है और सेल भी करती है। मतलब सारे के सारे यही करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट करती है या फिर डिजाइन करती है या फिर मैन्युफैक्चर करती है, कंप्लीट ये काम करते हैं। और कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए करते हैं अगर वो हम समझने की यहाँ कोशिश करें, ऑटोमेटिव जो ऑटोमोबाइल्स के लिए उस सेक्टर के लिए, वहां भी उन सेक्टर के लिए भी ये बैटरीज बनाती है। इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती हैं जो इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज होती है। इन्वर्टर इन्वर्टर बैटरीज भी बनाती हैं। एंड सोलर जो पैनल होता है उसमें जो बैटरीज यूज होते हैं उसके लिए भी बनाती हैं। उसके बाद जेनसेट, वहां भी इसी कंपनी के जो प्रोडक्ट यूज होते हैं। एंड सबमरीन जो बैटरीज होते हैं वहां भी। एंड होम यूपीएस, उस यूपीएस के लिए भी जो बैटरीज होती हैं यही कंपनी बनाती है। एंड आखिरी में ई रिक्शा, यानी कि हमने देखे जितने मेजर वर्टिकल हो सकते हैं या फिर जहां जहां बैटरीज की जरूरत पड़ती है वहां इस कंपनी की प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि इस किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर ही काम कर रही है। दैट्स मीन एक इनका डाइवर्सिफाइड एक बिजनेस मॉडल हमें यहां से समझ में आ रहा है। ये हमने एक बेसिक से आइडिया ले लिया कि इनके काम क्या क्या है। वहीं बात करें इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कौन कौन से स्टेट में हैं, आप देख पाओगे यहाँ वेस्ट बंगाल में है, हरियाणा है, एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड। यहां इसकी प्रेजेंस एज ऑफ नाउ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आ चुका है उसके बाद हम कोई भी डिसीजन लें तो शायद हम थोड़ा सा ठीक से उसका डिसीजन ले पाए कि इसमें करना क्या है। क्योंकि माइंड में अगर जरा भी कंफ्यूजन हो तो शायद वो जो इन्वेस्टमेंट या फिर आपका ट्रेडिंग जो हमारा डिसीजन होता है वो गलत हो सकता है। तो यहां सबसे पहले देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नेट सेल की अगर बात करें यहां पर किस तरह से, मार्च 2020 यानी पिछले साल जो आए थे 3474 सीआर पिछले साल, और इस बार जो सेल्स के जो नंबर आए हैं 4562, यानी कि अगर हम रफली देखें तो 31.32% की जंप है। यानी सेल अच्छी होगी तभी बाकी चीजें अच्छी होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, जो मार्च 2020 में पिछले साल जो थे 253 सीआर और अभी जो है 321, यानी वहां पर भी आप देखोगे ऑलमोस्ट ये 36.63 के आसपास के इसमें जंप हमें क्लियरली दिख रही है। उसके बाद ये दोनों पैरामीटर अच्छे होने के बाद इबिटा, जिसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, इन सबसे पहले इन सबको अगर देखा जाए तो वहां पर भी 52 पॉइंट की एक जंप नजर आ रही है। दैट्स मीन कंपनी ने अच्छा यहां पे सम हाउ रिजल्ट पोस्ट किए हैं। ऑल दो सेल्स अच्छे हैं जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट ईपीएस की कंपेयर करें, पिछले साल था 2.92 और इस बार है 3.79। ऑल दो इसका ईपीएस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो पिछले साल से बस इस साल अच्छा है। इस साल का तो हमने रिजल्ट देखे, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड कैसा है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। 5 साल, 3 साल में, 1 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो आपको समहाउ ठीक ठाक की कैटेगरी में लग रही है। यहां हमने देखा था 5 साल में 7.5% के आसपास, उसके बाद 3 साल में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई और ये साल तो पूरा ही ले गया था 2020 का, इसने माइनस में आ चुके हैं। अभी देखने वाली बात है कि आगे किस तरह से हो सकती है, लेकिन उससे पहले की बात करें इस साल से, वहां तो हमें 9 या 10% की सेल्स आप उसे ठीक कह सकते हो, तो वहां पर तो हमें ठीक ठाक है। अगली जो प्रॉफिट ग्रोथ की है, प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी के पिछले 5 और 3 सालों में आपको वही जैसे हमने बात किया कि ओके की कैटेगरी में यहां पे ये आती है 5 और 3 साल में, और 1 साल में तो -2 की है। तो यहां आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें आरओई देखोगे पिछले 5, 3, 1 साल में लगभग अगर बिलो 15 है, यानी कि जस्ट जो पहला क्राइटेरिया होता है 15 के आसपास का, वहां बिल्कुल टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां भी इसीलिए कह सकते हैं इसका ओके है। वहां बोल सकते हैं ROCE, वहां आप देखोगे 5 साल, 3 साल, 1 साल में, वहां जो एक क्राइटेरिया होता है 15-20 का, उसको वहां पे ये बिल्कुल थोड़ा यहां बैठते हुए या फिर उसको टच करते हुए जो आसपास है, तो ये हमने देखा। उसके बाद ये अच्छी बात है इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है एज ऑफ नाउ। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि जो प्रमोटर के पास है 45 यानी ऑलमोस्ट 46% के आसपास प्रमोटर के पास है, मेजोरिटी उन्हीं के पास है। डीआईएस का 44 आसपास, यानी बहुत ज्यादा है उनके पास है। और एफआईएस के पास देखें तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास। अगर हम सिर्फ एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े को ही जोड़ दें तब भी एक बड़ा नंबर निकल के आ जाएगा। हमें यह पता चलेगा कि जो बड़ा पैसा है या फिर जो स्मार्ट मनी है वो किधर है और किस तरफ वो लोग काम कर रहे हैं।
और उन सबके बाद कंपनी के ऊपर एज ऑफ ना कोई प्लेज नहीं है, ये सबसे बड़ी बात अच्छी होती है, यानी कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे, ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। हमने देखा ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, लेकिन अगर सिर्फ पिछले साल के देखें किस तरह से कौन पैसा निकाल रहा है, कौन कौन पैसा को इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें यहां समझ में आएगा जो जून 2020 की बात करें वहां से लेकर प्रमोटर के पास तो 45 के आसपास, और अभी भी उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट रखे हैं, यहां तो प्रमोटर ने छेड़छाड़ नहीं की है। एफआईएस की बात करें तो हर क्वार्टर में 9 से लेकर आते आते अभी उन्होंने 11.95 यानी ऑलमोस्ट 12 के आसपास कर दिया, यानी कि एफआईएस धीरे धीरे हर क्वार्टर में इसमें पैसा जो है डालते जा रहे हैं, यह हमें क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है। उसके बाद डीआईएस की है, बड़े प्लेयर की बात करें 22 था उनके पास और अभी भी उनके पास 24 के आसपास आ चुका है, यानी कि एफआईएस एंड डीआईएस हर क्वार्टर में धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाते हुए आ रहे हैं, हमें क्लियरली यहां पे दिख रहा है। किसी भी कंपनी में एफआईएस हो या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर हो, तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उस कंपनी के कुछ उन्हें अच्छा लगता है या फिर उसके नंबर्स अच्छे आ रहे होंगे। नंबर्स जानने के लिए बैलेंस शीट में चलना हमको जरूरी हो जाता है। अब अगर हम यहां पे देखें सबसे पहले इसके सेल्स या 18 से लेकर 21 तक का आपका डेटा सामने है, तो आप देखोगे सेल्स ये था 2808 18 में, ये सारे नंबर सीआर में 2808 करोड़, उसके बाद 14, उसके बाद 14400 एंड उसके बाद 15। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि सेल्स तो इस कंपनी की बढ़ ही रही है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो आप देखोगे 1408, उसके बाद 1500, उसके बाद यहां पे एक डिप जरूर आई है एंड उसके बाद 1580, यानी कि लगभग कंपनी का जो सेल्स है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। और इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट, सब कुछ देने के बाद 691 सीआर, उसके बाद 846, इस साल 19 में डिप जरूर आई है, उसके बाद 810, यानी कि कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, उसमें हमें बहुत बड़ी शिकायत यहां पे लग नहीं रही है। लेकिन ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करें, ये कंपनी का रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो बहुत बढ़ रहा है, आप देखोगे रेवेन्यू काफी बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें कोई बहुत बड़ी जंप यहां से मल्टीफोल्ड जंप या फिर बहुत बड़ी जंप नहीं हो रही। इसीलिए जो हमने वहां देखा था प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में जो हमें बिल्कुल नंबर्स के फॉर्म में या फिर रेशियोज के फॉर्म में दिखा रहा था, वो वहां भी ओके थी, वो यहां भी कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है। अभी से 4 साल पहले 0.69 था, अभी 0.81 है, जो कि बड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हमें रेशियोज में देख चुके हैं। रेशियोज देखिए, बैलेंस शीट देखिए, लेकिन रिटर्न भी देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एज ऑफ नाउ उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया हुआ है, क्लियरली यहां पर है 3 साल में -26, 2 साल में भी कोई बड़े टाइम फ्रेम में पैसा जो बना के नहीं दिया, पिछले 1 साल में 25 का और 6 महीने में 10% का, यानी कोई बहुत बड़ा अपने इन्वेस्टर को इसने यहां से जो उनकी जो कैपिटल है उसको गेन नहीं करके दिया है, ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारे एक अपॉर्चुनिटी यहां आते हुए दिख रही है, वो हम चार्ट पे जाके देखेंगे। बात करें एनालिस्ट की, 76% एनालिस्ट इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको अपनी एनालिसिस जरूर करनी है, या फिर आप जिनसे पूछते हैं जो आपके एडवाइजर हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करना है। हमने देखा नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमने देखा एफआईएस एंड डीआईएस की जो होल्डिंग है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर ये देखें कौन से म्यूचुअल फंड आज के डेट में इसमें इन्वेस्टेड हैं, वो 6 फंड के नाम आपके सामने है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इसमें 2 पॉइंट इस शेयर के ऊपर 2.13 की उनकी होल्डिंग है। वहीं डीएसपी की मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की देख ले, उसमें भी 2 से ऊपर की इनकी होल्डिंग है। वहीं बीएनपी आप यहां देख सकते हैं, क्वांटम लॉन्ग एंड आदित्य बिरला सन लाइफ एंड एचडीएफसी मिड कैप, ये ऐसे जो ये 6 वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने आज के दिन इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। और सामने आप यहां पे दे सकते हैं एयूएम जो है, मतलब उनकी कितनी होल्डिंग परसेंटेज में है। तो आपको यहां से क्लियरली समझ में आ सकता है कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने क्वार्टर दर क्वार्टर वो म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है यहां। अब इन सब के बाद हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन। ईपीएस तो हमने देखा 8 के आसपास है, जो बहुत अच्छा नहीं है, वो क्लियरली हम जानते हैं। एटलीस्ट 20 हो तो ज्यादा अच्छा होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए, जब हम कंप्लीट थॉरली अगर हम एनालिसिस करते, अगर हमने कोई रूल बनाए होते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, हमें इमोशन को दूर रख के हमें बिल्कुल अपने रूल पे फिट बैठना चाहिए, और उसके लिए हमें बहुत सारे शेयर को, अपने फेवरेट को भी साइड में रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग के पर्पज से करें तब हमें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आज हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्री पी की बात करें, इस वक्त 21 के आसपास है, और इसका पी जो निकल रहा है 21 ही है, यानी कि आपको बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे ही मिल रहा है। डिलीवरी की बात करें आज के दिन 37% से अबव है, जो कि ठीक है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें वो भी 1% से ऊपर है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव बात है।
अब इसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट। चार्ट पे आपको एक गिरावट के बाद यहां से आप किस तरह से गिरावट आई है, 210 से 215 के आसपास ये शेयर था और अभी हाल फिलहाल में इसने 170 का टच किया था। अभी धीरे धीरे इसमें यहां से रिवाइवल या फिर रिबाउंड आना शुरू हो चुका है। अब वो क्या कहां तक कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करें, इस वक्त शेयर अपने जो मूविंग एवरेज है उनके ऊपर आ चुका है, जो इंपॉर्टेंट यानी 20 डे के ऊपर आ चुका है और जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये इसका 50 है, 50 के भी जस्ट ऊपर आ चुका है। यहां से इसमें कुछ मोमेंटम मारने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी हाई है। तो हाई है तो सबसे पहले जो टारगेट आते हुए दिख रहा है हमें, जो दिख रहा है वो दिख रहा है 210 के आसपास का। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें 200 अभी समहाउ 187 188 के आसपास है। पहला यहां से जो टारगेट 200 का आ रहा है और उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और होल्ड करते हैं तब उसके बाद हमें ये 210 का टारगेट आते हुए दिख रहा है। डिपेंड करता है आप कितना देर इसको होल्ड करना चाहते हो। यहां से कमिंग डेज में इन अ वीक और नेक्स्ट वीक तक शायद ये पहला टारगेट 200 और अगला 210 आते हुए हमें जरूर दिखेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको कितना देर होल्ड करते हैं। नीचे की बात करें, सपोर्ट क्या निकल के रहा है, अगेन 188 के आसपास है। 180 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वहां आता है तो ठीक है, अदरवाइज यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है कि नीचे आएगा। जिस तरह से मार्केट आज के दिन तो थोड़ा सा हल्के से कंसोलिडेट करता रहा लेकिन 15,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये बहुत जल्दी अभी भी अप ट्रेंड में बना है मार्केट, तो बहुत जल्दी हमें ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। तो ऐसे में मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी धक्के में या फिर अपने जो अप ट्रेंड की जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हुए 200 और 210 बड़े प्यार से जा सकता है। ऑल डिपेंड्स हमारे टाइम होराइजन के हिसाब से। अदरवाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल इसमें यहां से दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, एलिस ब्लू के साथ आजकल काफी अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। उनके ब्रोकरेज भी है और उनको 20 से लेकर 15 कर दिया है, यानी जो हमारा 20 पहले करता था ब्रोकरेज अभी वो 15 होने लग गया है। तो वो भी एक ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं और डायरेक्टली हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए।